अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया की स्पेस एजेंसीज ने बहुत ही हैरत भरे कारनामे सरअंजाम दिए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आज की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। स्पेस में सैटेलाइट भेजने से लेकर रॉकेट लॉन्च करने तक या फिर दूसरे प्लैनेट्स पर जाना हो, ये सब स्पेस एजेंसीज के कारनामे हैं। और इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि सबसे ज्यादा काम स्पेस एजेंसी नासा ने किया है। लेकिन क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि 1960 में नासा ने 50 करोड़ नीडल्स स्पेस में भेजने की ठान ली थी। जी हाँ, 50 करोड़ नीडल्स यानी कि सुइयां। इन सुइयों की मदद से एक आर्टिफिशियल रिंग अर्थ के चारों तरफ बनाना चाह रहे थे। ये सुनकर कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये बात 100% सच है। यहाँ पर एक सवाल आता है, नासा ने ऐसा करने का क्यों सोचा और किन हालात में ये सोचा? इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे या फिर आप इस पर हंसना शुरू कर देंगे। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1945 में जब जंग खत्म होने के बाद हिटलर की मौत हुई तो इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई। ऐसे कई ममालिक जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी दोस्ती भी टूट गई। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने दूसरे ममालिक के साथ झगड़ा खत्म करने का फैसला कर लिया और सभी ममालिक एक दूसरे के साथ दोस्ती करने लगे। लेकिन जंग के खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे 2 ममालिक थे जिनकी आपस में किसी भी वक्त अच्छी खासी वॉर हो सकती थी। ये 2 ममालिक अमेरिका और सोवियत यूनियन है। इन दोनों ममालिक में कुछ इस तरह की दूरी पैदा हो चुकी थी कि ये 24 घंटे जंग करने के लिए तैयार रहते थे। इस दौर को सभी द कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। इस दौरान इन दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह के मामलात थे कि कोई भी नहीं जानता था कि कब कौन और किस पर पहले हमला कर देगा। कोल्ड वॉर के दौरान 29 जुलाई 1958 में अमेरिका ने नासा की बुनियाद रखी। नासा को बनाने का सबसे मेन मकसद ये था कि अमेरिका सिर्फ जमीन पर ही अपना राज ना करे बल्कि स्पेस में भी वो जोरों शोर से राज करे। इस मकसद के लिए नासा को आगे बढ़ाया गया, लेकिन मुल्क भर में हर वक्त मंडलाते खतरे की वजह से अपने स्टार्टिंग टाइम में नासा को अमेरिकन फौजी के तौर पर रखा गया था, जिसका मतलब ये था कि अमेरिकन डिफेंस मिलिट्री नासा के हर एक फैसले में उस वक्त अहम किरदार अदा किया करती थी। फिर 1-2 साल के बाद अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि सोवियत यूनियन इनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। और दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ममालिक अभी भी जंग की तबाही से खत्म हो रहे थे। अब इस खतरे की घंटी के बीच में अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचा था, वो ये कि अमेरिका रशिया के हमला करने का इंतजार करे और जब ऐसी कंडीशन हो तो वो दुनिया भर में अपना पैगाम पहुंचा दे। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उस वक्त ज्यादा देर तक कम्युनिकेशन नहीं होती थी। उस वक्त लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 2 मीडियम मौजूद थे। पहला मीडियम अंडर सी केबल्स था। इसके नाम से ही पता चलता है कि इस तरीके में समंदर के नीचे बिछी तारों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा टाइम लिया करता था और ये भी शक था कि ये पैगाम सही से पहुंचेगा भी या नहीं, या फिर रास्ते में ही उन केबल्स के साथ कोई शरारत न कर ले। ये सभी डर इन तरीकों को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते थे। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी था, मगर वो भी इसी की तरह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसे उस दौर में ओवर द हॉरिजॉन रेडियो मीडियम कहा जाता था। इस तरीके में मैसेज को कुछ ऐसी रेडियो वेव्स के जरिए भेजा जाता था जो हमारी जमीन के ऑर्बिटल पॉइंट में मौजूद हॉरिजॉन को आयनोस्फीयर में मौजूद आयरन से रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग हिस्सों में ट्रेवल करे। इस तरह हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि आयन ट्रांसमिशन के भरोसे पर स्टार्ट की जाने वाली ये टेक्निक्स सिग्नल्स के अलावा ऐसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, जिसकी वजह से मैसेज के सही जगह पर पहुंच जाने के चांसेस 1% से भी कम हो जाते थे। ये तरीका कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये बात कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि जब मैसेज भेजा जा रहा है तो साल का कौन सा महीना है और उस वक्त दिन क्या है और टाइम कौन सा है, दिन है या रात है, मौसम कौन सा है, अगर सूरज निकला है तो वो किस तरह से अपना इफेक्ट आयनोस्फीयर पर डाल रहा है। अगर कोई भी इन सब बातों को कैलकुलेट करने लगेगा तब तक बाजी हाथ से निकल जाएगी और फिर भी ये कैलकुलेशंस खत्म नहीं हो पाएंगी। अब अमेरिका बहुत ही परेशानी में फंस चुका था और उसे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनकी सारे मसलों को हल कर दे। उसी दौरान 1960 के करीब MIT में पढ़ने वाला साइंटिस्ट वॉल्टर E. मोरो, उसके जहन में एक ख्याल आया कि अगर वो लोग जमीन के चारों तरफ किसी भी तरह से कॉपर की नीडल्स फैला देंगे तो उससे लॉन्ग रेंज मैसेज ट्रांसमिशन उस वक्त के मुकाबले 15 गुना ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट हो सकेगा। जब उन्होंने अपना ये आइडिया मिलिट्री को बताया तो मिलिट्री को ये आइडिया बहुत ही पसंद आया
और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर काम करने की इजाजत दे दी और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड का नाम दे दिया गया। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि वो जमीन के चारों तरफ अलग अलग एंगल्स में टोटल 50 करोड़ कॉपर की सुइयां फैला देंगी, जिनकी लंबाई तकरीबन 0.5 इंचेस होगी। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक इन सुइयों को कई इंस्टॉलमेंट्स में स्पेस में फैलाया जाएगा और वो भी कुछ इस तरह से कि इनका कनेक्शन पूरी जमीन की चारों तरफ फैल जाए, जिससे कोई भी ट्रांसमिटेड सिग्नल बगैर किसी मुश्किल के सही जगह पर पहुंच जाए और अमेरिका को जब किसी मुल्क को अपनी हेल्प के लिए बुलाना होगा तो वो उन्हें बुला लेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस वक्त नासा मिलिट्री के डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से सबसे पहले इस मिशन पर काम शुरू किया गया। ऐसा करने से दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे और उन्होंने इस बात को काफी ज्यादा हाईलाइट भी किया, क्योंकि इसकी वजह से कहीं न कहीं सोलर एंटिटी से आने वाले फोटोन्स डिफ्लेक्ट हो सकते थे, जिसकी वजह से उनकी सालों की रिसर्च बेकार हो सकती थी। इसके अलावा सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इससे बहुत ज्यादा तादाद में स्पेस जंक्स स्पेस में फैल सकते थे और अगर एक भी नीडल इधर उधर हो जाती तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट भी सकता था। लेकिन ये वो दौर था जब अमेरिका किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपने इस काम को जारी रखा और कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाता गया। दस्तावेज के हिसाब से अक्टूबर 1961 के करीब इस काम को कामयाबी से अंजाम देने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए। इनमें से पहला स्पेसक्राफ्ट लाखों सुइयों में से सिर्फ 3 या 4 ही सही जगह पर पहुंचा पाई, लेकिन दूसरा स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से कामयाब हो गया और नासा अपने वेस्टफोर्ड प्रोजेक्ट के पहले स्टेप में कामयाब हो गया। लेकिन दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट और भी भड़क गए, जिसकी वजह से नासा पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ने लगा। बस यही वजह है कि इसके बाद स्पेस में कभी भी तीसरा स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा गया। जब दोबारा से इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो तरीका बिल्कुल बेकार था, क्योंकि इन सभी कॉपर नीडल्स का एक जगह पर रहना, वो भी स्पेस में, बिल्कुल नामुमकिन है। इसके अलावा सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म्स इनको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन सब बातों को देखते हुए रिजल्ट आज हमारे सामने है। नासा की सारी मेहनत और पैसा जाया हो गया और आज स्पेस में उन लाखों सुइयों में से सिर्फ 4 या फिर 5 ही मौजूद होंगी, क्योंकि 5 साल के अंदर सोलर स्टॉर्म्स उन सभी सुइयों को तबाह कर चुके होंगे। क्योंकि स्पेस में कंडीशन इतनी हार्श होती है कि वहाँ पर कोई भी चीज स्टेबल नहीं रह सकती। एट द एंड इसे स्पेस साइंटिस्ट की सबसे बड़ी बेवकूफी माना गया। लेकिन आज के दौर में हमारे पास बहुत अच्छा सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो बगैर किसी परेशानी के आज भी हमें बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला फ्यूचर में मजीद बेहतर चीजें दिखाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि वो लोग लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए और कौन से तरीके यूज कर सकते थे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।